हाँ जी। जो आप बोल रहे हो। तो मेरे पास आप लोगों को, जब मैं आप लोगों का बैच जब स्टार्ट हुआ है तो मेरे पास आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा डेटा एनालिटिक्स में। आपके पहले सब्जेक्ट का नाम होगा एडवांस एक्सेल, और उसके बाद आपके दूसरे सब्जेक्ट का नाम होगा ऑटोमेशन। एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन भी होता है, ठीक है, स्पीडली काम होता है उससे और ऑटोमेटिक होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरे पास रहेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट के क्या नाम है? एक का नाम है एडवांस एक्सेल, दूसरे का नाम है VBA। ऑटोमेशन किस में होता है? VBA में होता है। मैक्रो बनते हैं उसमें, ठीक है। तो मैक्रो किस कोडिंग से बनाए जाते हैं? VBA से बनाए जाते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं कराऊंगा। कोर्स कंप्लीट होने में आपको तकरीबन टाइम लगेगा 1.5 मंथ। कितना लगेगा? 1.5 मंथ। तो आप मोटा मोटा लगा सकते हैं अंदाजा, आज 10 तारीख के अप्रॉक्स है, तो 25 अक्टूबर मोटा मोटा एक आइडिया लग गया हमको कि 20 और 25 अक्टूबर के बीच में, यानी अक्टूबर एंड के आते आते हमारा कोर्स खत्म हो चुका होगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी छुट्टियां मेंटेन करें। जो एक बार क्लास निकल जाएगी तो क्लास तो निकल ही जाएगी ना, रिकॉर्डिंग से पढ़ने में टाइम लगता है। अगर आप किसी लाइव क्लास को ले रहे हो, लाइव क्लास आप जब लेते हो तो 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दे दूंगा ना, उसको पढ़ने में आपको 4 घंटा लगेगा। आप आजमा के देखना। और आपने 2-3 छुट्टी कर ली ना तो 4-4 12 घंटे खत्म। फिर तो आप यही कहोगे सर नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, और नया बैच स्टार्ट होना मतलब 1.5 महीना फिर से चलाओगे, इसी में लगे रहोगे। सोच के देखिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। 1.5 महीने में तो आप कहीं जॉब करके कितने रुपए कमाओगे, समझिए। पैसे भी कमाओगे और एक्सपीरियंस भी गेन होगा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप उस काम को सुधार सकते हो। तो यानी सीरियस होना है तो पहले दिन से हो जाओ। 1 साल के बाद सीरियस हुए तो क्या हुआ, फाइनल सीरियस तो अभी हो जाइए जब पढ़ना ही है तो मेनली। इतने क्लियर हो गया पॉइंट आपको? चलो अब मैं पढ़ा देता हूँ। किसी भी टॉपिक में पढ़ते वक्त कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बनता है तो अगल बगल देखकर शर्माना नहीं है और झिझक नहीं करना है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कॉपी करते हैं इसमें, और आप में से किसी को नहीं पता चला कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, तो पूछ लो खड़े होके, सर कॉपी का नहीं पता मेरे को, कैसे करते हैं एक बार बता दीजिए आप। एक आधा बच्चा होता है ऐसा, कोई होता भी है तो, लेकिन वो झिझक के मारे नहीं पूछता है। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस रूम के अंदर तक है, कुछ भी पूछोगे जवाब दूंगा। इसके बाहर जाने के बाद तुम मर्जी कहीं मत बोलो, कोई जवाब नहीं मिलेगा। समझ रहे बात मेरा? इस रूम में जब तक हो मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा 100%। वॉट इट। कभी क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास सर वो कैसे करते हैं, वो डाटा सिलेक्ट किया था ना, मेरे को बताना एक बार। अरे आप क्लास में पूछिए, जब तक आप क्लास में अपना भय, अपनी झिझक नहीं खोलोगे आप इंडस्ट्री में काम भी नहीं कर पाओगे। मैनेजर जब आपको कोई चीज़ बताएंगे ये चीज़ ऐसे करनी है, जब आपने वहाँ सवाल नहीं करा तो किससे पूछोगे? तो झिझक खोलनी है आपको। पहली बात तो झिझक खोलने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अपने पास कोई भी चीज़ जब आपको दी जाती है पढ़ने के लिए या करने के लिए, 3 चीज़ें बस आप ध्यान रखिए। पहला मंत्र आपके मन में आना चाहिए, आई कैन डू। आई कैन डू, ठीक है। कोई भी करने के लिए टास्क दिया जाता है, बस अपने मन में विचार करना होता है आई कैन डू। दूसरा विचार करना चाहिए आई एम द बेस्ट, ऑल आर फुल। आई एम द बेस्ट, ऑल आर फुल। आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। जिस दिन आपने ये पता कर लिया ना कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है, सामने वाला मुझसे ज़्यादा बड़ा है, सामने वाला मुझसे ज़्यादा जानता है, आपके हाथ पैर ऐसे कांपेंगे। आपको आती हुई चीज़ नहीं आएगी, ध्यान रखना ये बात। मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ। जब तुम यहाँ बैठे मैं तुम्हें कुछ मान ही नहीं रहा हूँ फिलहाल तो, समझ रहे हो बात? तुम चाहे कितने बड़े हो, कितना भी काम करते हो, मैं किसी को कुछ नहीं समझ रहा अभी। इसलिए मेरी आंखों में आप कॉन्फिडेंट देख सकते हो। जिस दिन मैंने देखा ना, आप तेरी के कहाँ से TCS से 10 साल हो गए काम करते करते, अरे तेरी के डैशबोर्ड वगैरह बना के ऐसे हो जाएगा, ऐसे सोचना ही नहीं है आपको। आगे बात समझ में? आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है। तो सवाल जब पूछोगे तो ये बात ध्यान रखना, फिर आप आराम से सवाल कर लोगे तसल्ली से। तो सामने वाले का नहीं देखना भाई उन्होंने पढ़ा हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के लिए आए हो इसलिए पूछ लेना। ये बात मैंने क्यों बोली है 5 मिनट का लेक्चर देके, नहीं तो आपके ना डाउट 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 बन के इतना बड़ा रेशो बन जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। तो देखो बच्चों, जो आपका एक्सेल होता है इसकी पहले हम बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी के जो नोट्स हैं हल्के फुल्के, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, और जो चीज़ मैं लिखवाने के लिए कहूँगा उसको नोट पैड पे आप खुद से लिख लेना, मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए। एक्सेल एक्चुअली एक वर्कबुक होती है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। इस पर जब हम काम करते हैं ना, तो काम करने के लिए ये हमको प्रोवाइड करता है शीट्स। क्या मिलेगी हमको इसमें? शीट्स मिलेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक में एक शीट होती है। याद रखना ये बात, एक वर्कबुक में कितनी शीट होती हैं? एक शीट होती है। एक वर्कबुक बराबर एक शीट।
बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलता है। लेकिन आप ज़रूरत पड़ने पर इसमें कितनी भी शीट ऐसे ऐड कर सकते हो, एक शीट फिर ऐड करा, फिर एक शीट ऐड करा, कितनी भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड कर सकते हो, जितना आपका कंप्यूटर का साइज़ है उतनी शीट आप ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, फाइनल। अब सवाल खड़ा होता है कि एक्सेल क्यों, वाई वी यूज़ एक्सेल, इसका कारण क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम एक्सेल? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, डाटा एंट्री की फील्ड में यूज़ होता है, जहाँ पर भी डाटा एंट्री का कोई काम होगा एक्सेल चाहिए होगा। कहीं पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी ना किसी भी इंडस्ट्री में, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ होता है। सिंपल शब्दों में कहूँ, आप आईटी की किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको काम करने के लिए डाटा मिलता है, चाहे कुछ भी करो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनो, चाहे किसी क्लाइंट को कॉल करो, चाहे बीपीओ सेंटर चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ आप, सारा डाटा आपको कहीं मिलेगा ना। वो सारा डाटा इनिशियली आपको सबसे पहले मिलेगा कहाँ? एक्सेल में मिलेगा। उसके बाद कहीं जाए इधर उधर वो बात अलग है, इनिशियली वो डाटा आपको मिलेगा एक्सेल में। तो एक्सेल मस्ट हो गया आज के टाइम पर, भले आप डाटा एनालिटिक्स करो मत करो, अगर बेसिक एक्सेल में भी जॉब, मतलब कंप्यूटर में कहीं जॉब लेने के लिए जाओगे ना, तब भी आपको एक्सेल आना चाहिए, बेसिक एक्सेल भी आना चाहिए, समझ गए? तो इसको ऐसे मत सोचो कि डाटा एनालिटिक्स में ये यूज़ होता है, ये हर जगह यूज़ होता है आज के टाइम पर। कंप्यूटर की लाइन में अगर हो तो एक्सेल चाहिए उन्हें। नेक्स्ट, एनालाइज द लार्ज डाटा, बड़े डाटा को आसानी से एनालाइज कर पाते हो आप इसके अंदर, ठीक है। नोट पैड पे करना मुश्किल है, वर्ड पैड पे करना मुश्किल है, आप इसके अंदर डाटा डालो, बहुत सारे टूल होते हैं, उसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से डाटा को एनालाइज कर पाओगे, देख पाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, रिपोर्ट बना सकते हो आप इसमें, बल्क में डाटा है, 50-60 हज़ार रिकॉर्ड है, मैंने उसमें से कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ डाटा आपसे मांगा, तो आप आसानी से दे सकते हो। इसके लिए हम यहाँ रिपोर्टिंग के टूल यूज़ करते हैं, पिवट टेबल हो गया, पिवट चार्ट हो गया, वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। इट मेक आवर वर्क वेरी इजी ड्यू टू इट्स पावरफुल फॉर्मूले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है इसकी, एक्सेल का सारा खेल जो है ना इन फॉर्मूले पे टिका हुआ है। एक्सेल की जो पूरा जो बर्डन है ना, 50% जो बर्डन है इन फॉर्मूलों ने झेला हुआ है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, बाकी एक्सेल का कुछ नहीं आता, तो सोच लो 50% तो पेपर पास हो गया आपका 50% इम्तिहान क्रॉस हो गया है, फॉर्मूले ने टिका हुआ है सारा का सारा, ठीक है। फॉर्मूले में लगते हैं लॉजिक और अपना इंट्रोडक्शन। इन सभी पॉइंट्स में कोई डाउट है किसी का? क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि इस पे जब आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को चाहिए होगा एक सेटअप, यानी एक सॉफ्टवेयर। तो इस पे काम करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो रहेगा MS ऑफिस, ठीक है। मिनिमम वर्जन जो इंस्टॉल करोगे ना, ये मत करना 13 मेरा पुराना हो गया है, 2000 मिनिमम 2021 और मैक्सिमम 2024 तक आप डाल सकते हैं, ओके। किसी के लैपटॉप में अगर 2021 से नीचे का वर्जन है तो वो कुछ ना कुछ मिस कर देगा। जब हम लोग यहाँ पे कोई फॉर्मूले करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो फॉर्मूले उस पर चलेंगे, तो कुछ ना कुछ वो क्या कर देगा, मिस कर देगा। कोई टास्क उसको मिलेगा तो उस पर हो सकता है वो टास्क ना हो, क्योंकि उसके पास वो फॉर्मूला नहीं होगा। तो आप लोगों के लैपटॉप में MS ऑफिस 2021 या 2024 होना चाहिए। अगर किसी के लैपटॉप में ये दोनों नहीं है, हो सकता है उसके लैपटॉप में 365 हो, MS ऑफिस 365 ये भी होता है, तो ये भी चलेगा, ये भी लेटेस्ट होता है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑफिस आपके लैपटॉप में होना चाहिए। किसी के लैपटॉप में अगर ये ऑफिस नहीं है तो रिसेप्शन पे एक आपको IT डेवलपर मिल जाएगा, IT कैंडिडेट, हरीश नाम है उसका, उससे कांटेक्ट करोगे ना तो वो आपकी हेल्प कर देगा एक्सेल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। बात समझ में आ गया? तो आप उसको करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे MS ऑफिस को स्टार्ट कैसे करें। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज़ बताओ, लेकिन क्लास बिगनिंग से चल रहा है एकदम, ठीक है भाई। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन ऑन करेंगे। अब इस स्टार्ट बटन में आपको टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल जब आप टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा, इस पर क्लिक करना और एक्सेल चालू, ऐसे विंडो खुलेगा आपके पास लाइक दिस। अब इस विंडो में जब आपके पास ये विंडो आएगा ना, तो आपको यहाँ से लेना होता है ब्लैंक वर्कबुक और आपका एक्सेल स्टार्ट हो गया। ये होता है एक्सेल, ठीक है। अब एक्सेल का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो ये अगर आपको चेक करना है तो आपको जाना होगा फाइल पे, यहाँ से आपको जाना है अकाउंट पे, ठीक है। अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल का वर्जन मिल जाएगा। तो मेरे पास कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है। और ये देख लेना ये एक्टिवेटेड है कि नहीं है। आपके सिस्टम में अगर ये एक्टिवेटेड होगा तो सारे के सारे फीचर्स काम करेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस काम करेंगे। अगर ये पायरेटेड है और ये एक्सपायर हो चुका है तो काफ़ी सारे एक्सेल के फीचर्स आपके लॉक हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। समझ में आ गया इतना बात? यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों को? नोटिस कर रहे हो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, जो अभी तो कुछ खास पढ़ा है नहीं तो नोटिस करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जब आपको लगे नोटिस करना है तो पेपर पेन चालू कर देना, मैं आपके हाथों की स्पीड देख के उसी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं किसी का पेपर चलता हुआ नहीं देख रहा हूँ तो मैं अपना चले जा रहा हूँ। जैसे ही आप लिखना चालू करोगे मैं ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बिहेव करूँगा, ठीक है। जैसा आप लोगों का रिएक्शन होगा वैसा ही पाओगे मुझसे। फाइनल? आप उल्टा बोलो एक बार फिर मेरे से भी उल्टा ही सुनोगे, समझ रहे बात मेरा? सभी के लिए ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे कहने का अर्थ समझ गए आप लोग? आप लोग जैसा रिएक्शन दोगे वैसा ही सामने वाला आपको देगा, ओके। आप लिखोगे तो मैं उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करूँगा। बस मेरे को लास्ट में मत कहना खाली पेपर लेकर आगे सर आ जाओ। आपने लिखा नहीं, आपकी कॉल थी, आप लिखना चालू करो, मैं लिखवाना चालू करूँगा। आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम सबसे पहले इसका इंटरफेस समझेंगे। ये जो एक्सेल खुला हुआ है इसका यूआई समझेंगे, ध्यान से समझना। देखो इसके टॉप में जो ये आपको दिखाई देता है इसको टाइटल बार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। इस टाइटल बार में आपके डॉक्यूमेंट का नाम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट का नाम बुक 1। हो सकता है जो ज़्यादा दूर बैठे हैं उनको बिल्कुल ना दिख रहा हो। ऐसे कोई कैंडिडेट हाथ खड़ा करो। ऊपर वाला अभी दिख रहा है? अभी मैंने इसको घेरा किया, ये दिख रहा है अभी आपको? दिख रहा है? अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है उदित बता? ये जो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ पक्का ना? कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कोई बच्चा, देख लो फिर, ठीक है। आप कहोगे तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके बड़ा कर दूंगा इसे, लेकिन आपको दिख रहा है तो दिखने दो। बाकी का मेरे लिए तो सभी बराबर है ना। मैंने आपको क्लास में एक बात बोली है, कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई नहीं होती है कभी भी, समझ गए बात? आपको नहीं दिख रहा फिर भी आप पढ़े जा रहे हो तो ये आपका दोष है, मेरा दोष नहीं है। आप मुझे बताते तो मैं कर देता इसे जुगाड़ से, ठीक है। अब सुनो फिर नहीं है तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इसमें आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। जो डॉक्यूमेंट का नाम जो होता है ना आपका, उसको कहते हैं हम टाइटल। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे लिखा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम है तो ये क्या हो गया? टाइटल हो गया। अच्छा इसके राइट साइड पे अगर आप चलोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ये मिलता है जो ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अपना नोटपैड में जो भी आप कर सकते हो, डिजाइनिंग, कलाकारी, चित्रकारी, अपना करते रहना है, ऐसे समझ में रहना चाहिए आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। इस कंट्रोल यूनिट में 3 पोर्शन होते हैं। इस पर ये पहला वाला बटन क्या करता है? देखो ये जो पहला बटन है ना, जब इस पर क्लिक करते हो तो ये आपके एक्सेल फाइल को टास्क बार में ले जाता है। ये नीचे जो दिख रहा है इसको टास्क बार कहते हैं। आपकी एक्सेल फाइल कहाँ चली गई? टास्क बार में चली गई। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके दोबारा इसको क्या कर सकते हो? रीस्टोर। ये हमने दोबारा इसको क्या किया है? रीस्टोर किया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इसका साइज मैक्सिमाइज हो जाता है। देखो पूरी विंडो पे ये साइज मैक्सिमाइज हो गया और इससे आप इसको रिसाइज कर पाते हो अपने हिसाब से। और इस पर अगर आपने क्लिक किया तो ये बंद हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, ये बंद ही हो जाएगा, दोबारा खोलना पड़ेगा। इस पर क्लिक करके ही बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है टूल बार। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? टूल बार। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, जैसे फाइल को सेव करना, अनडू करना, रीडू करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स, इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पे होती हैं। इनका क्या यूज़ होता है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अभी इंटरफेस समझ रहे हैं हम कि किसमें क्या होता है। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा अब थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे ना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये पूरा, तो इसको बोलते हैं टैब बटन। ये सारे के सारे टैब बटन होते हैं। जब हम किसी टैब बटन पे क्लिक करते हैं ना, देखो ये सारे के सारे हमारे टैब बटन होते हैं, ये वाले। जब हम किसी टैब बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे एक पैनल खुलता है। देखो खुल रहा है नीचे पैनल। तो नीचे जो पैनल खुलता है इसका पूरा नाम होता है रिबन पैनल। रिबन पैनल, इसको क्या बोलते हैं हम? रिबन पैनल, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? टैब बटन। हम जब भी किसी टैब बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे उसका एक पैनल खुलता है और उस पैनल में काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में उनकी कमांड्स होती हैं काम करने के लिए। जैसे इसके अंदर एक ग्रुप है टेबल का, तो इसमें टेबल से रिलेटेड कमांड है। इसमें एक ग्रुप है इलस्ट्रेशन का, तो इसमें ड्राइंग से रिलेटेड कमांड्स हैं। इसमें एक ग्रुप है चार्ट्स का, तो इसमें ग्राफ से रिलेटेड कमांड्स हैं। तो इस तरीके से ये पैनल बने होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो फाइल दिख रहा है ना, ये कोई टैब बटन नहीं है, ये मेन्यू होता है, मेन्यू। इस पर जब क्लिक करते हो ना तो काफ़ी सारे आइटम्स खुल के आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेन्यू। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट वाले से जाके कहते हो कि भाई आपके इस रेस्टोरेंट में कौन कौन से आइटम्स हैं,
तो वो आप आइटम नहीं बताएगा, वो आपको एक मेन्यू कार्ड पकड़ा देगा, उस मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स लिखे होते हैं। तो ये फाइल एक मेन्यू है, जब इस पर क्लिक करते हो तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं निकल के, देखो ये बेसिक कमांड्स होती हैं काम करने के लिए। जब भी आप काम करोगे तो ये बेसिक कमांड है, इनका क्या यूज़ होता है एक बार देख लो। तो इनको अब हम एक बार करके देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात आती है इसके बैक एंड पे जो ये विंडो खुलती है इसको क्या बोलते हैं। देखो जब मैंने इस पर क्लिक करा तो ये पेज खुला, इस पेज को क्या बोलते हैं बताया कोई भी बच्चा जो एक्सेल 1 साल से कर रहा है 2 साल से कर रहा है, बैक स्टेज व्यू क्या बोलते हैं इसको, बैक स्टेज व्यू। तो इसका नाम लिख लेना यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं हम, बैक स्टेज व्यू, करेक्ट। अच्छा अब इसकी पहली कमांड है न्यू। अब एक एक करके लिखते जाइएगा। मान लो सेव करना है मुझे कोई डॉक्यूमेंट, तो सेव करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+S। और किसी भी फाइल को आप एक्सेल में काम करने के बाद सेव कर सकते हो Ctrl+S दबा के। कोई भी लोकेशन दो आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो। तो मान लो मैंने इसमें कुछ डेटा बनाया, आईडी, नेम, एज, सैलरी, कुछ भी बना दिया मैंने। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो शॉर्टकट क्या था, Ctrl+S। या फिर दूसरा तरीका ये बटन दबा दो, ये भी सेव ही करता है, शॉर्टकट है, ऊपर लिखा हुआ है टूल में। या फिर आप फाइल में जाओ यहाँ से सेव करो तो भी वो सेव ही करता है। बहुत सारे ऑप्शन देखे आपने। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कहाँ सेव करना है। इसने मेरे को लोकेशन बताई है ये सारी। मेरे को ड्राइव पे सेव करना है तो मैं ड्राइव ले लूँगा, ऑनलाइन सेव हो जाएगा। मेरे को अगर अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो दिस कंप्यूटर में, तो मैं अपने दिस पीसी पे क्लिक करूँगा, एक विंडो आ जाएगा मेरे पास, ये खुल गया विंडो छोटा सा। अब इस विंडो में मैं डिसाइड करूँगा कहाँ सेव करना है। तो मैंने ले लिया डेस्कटॉप। अब ये मेरे डाटा को डेस्कटॉप पे सेव करेगा। यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगा, तो मैंने यहाँ फाइल का नाम दे दिया myfile1, ठीक है। अच्छा जब आप इसको सेव करते हो तो इसका टाइप कैसा होना चाहिए, एक्सेल वर्कबुक टाइप होता है एक्चुअली उसका एक्सटेंशन, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इसका। अभी मैंने फाइल को कर दिया सेव, तो ये जो मेरा फाइल था ये मेरा डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी अगर दिखा पाया तो मैं आपको, यहाँ पर देखो ये सेव हो गया, यहाँ पे आ गया। क्या नाम से डाला था मैंने, माई फाइल। दिख रहा है किसी को, मेरे को दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया, माई फाइल। ये रहा ना, दिख रहा है, वो यहाँ पर है, ये रहा, दिख रहा है आपको। माई इधर साइड में है थोड़ा, इसको मैं ला नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे माई फाइल आपको ये यहाँ पर है, ये रहा माई फाइल। तो फाइल हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सेव हो गया। लोकेशन हमने जो दी वहाँ पे आपकी फाइल सेव हो जाती है। अच्छा मेरे को मान लीजिए नई फाइल पे काम करना है, तो इसके लिए कमांड होती है न्यू। लिख लो न्यू, NEW, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। अब मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट से भी बना सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से बना सकता हूँ। फाइल पे जाके न्यू, ये वाला, अभी न्यू करके ब्लैंक वर्कबुक, ये मेरे को एक खाली फाइल बना के दे देगा। आ गई एकदम नया डॉक्यूमेंट। अच्छा ये इसके बैकग्राउंड में अभी भी फाइल खुला हुआ है, मुझे इसे बंद करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने का एक तरीका यहाँ बताया था, ठीक है। और एक तरीका फाइल में यहाँ होता है क्लोज, ठीक है। इसके बारे में लिख लो, क्लोज टू एग्जिट द डॉक्यूमेंट या टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। इसकी शॉर्टकट होती है, बताएगा कोई, पुराने बच्चे को बताया करो पहले, आप लोग लास्ट में काम आते हो हमारे, ठीक है। किसी फाइल को क्लोज करना है, बंद करना है, इसका शॉर्टकट बताइए एक्सेल वाले, जिसने भी थोड़ा बहुत काम किया है, सोचो। ऑल्ट F4 तो किसी को भी बंद कर देगा, वो तो सब कुछ बंद कर देता है। और बताओ, Ctrl+W, तो इसका सही उत्तर है Ctrl+W। कोई पूछ ले एग्जाम में आ जाए, एक्सेल की फाइल को क्लोज करना है, शॉर्टकट की बताइए, Ctrl+W। लेकिन अगर Ctrl+W ना दे रखा हो, उसमें कहीं दे रखा हो ऑल्ट F4, तब ऑल्ट F4। लेकिन अगर चॉइस में ऑल्ट F4 भी आ रहा है और Ctrl+W भी आ रहा है, तब किसको मानोगे, Ctrl+W। हो गया इतना, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। Ctrl+W दबाया और ये बंद हो गया, देखो Ctrl+W और ये बंद हो गया। अच्छा अभी जो फाइल मैंने अभी सेव किया था माई फाइल के नाम से, उस फाइल को ओपन करना है, तो अगली कमांड होती है ओपन, टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट होता है Ctrl+O, Ctrl+O, ओपन करना है डॉक्यूमेंट, Ctrl+O। अब देखिए वो फाइल मेरे को ओपन करना है सिंपल, तो Ctrl+O भी दबा सकता हूँ मैं,
या फिर फाइल पे जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये रहा, जब आप ओपन करते हो ना तो ये आपको पूरी लोकेशन बताता है कौन सी फाइल है। रिसेंटली अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो यहाँ दिखेंगे आपको, इनमें से तो नहीं है कोई फाइल, देखो रिसेंटली हमने बनाई थी यहाँ दिख रही है मेरे को। लेकिन मान लो हमने 10-15 दिन या 10-15 महीने पहले कोई फाइल बनाई थी, तो लोकेशन पे से आप पकड़ लो। तो हम जाएंगे दिस पीसी पे, और लोकेशन थी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे वो फाइल थी हमारी माई फाइल, ये रही, उठाया हमने। यहाँ पर आपको मैं वेरीफाई कर देता हूँ, मैं जो भी कुछ यहाँ पर सेव करता हूँ मेरे कंप्यूटर में सेव नहीं होता, क्लाउड में होता है। ये निशान दिख रहा है आपको, क्लाउड का है। तो जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग कहाँ जा रही है, वो क्लाउड पे आ रही है, मेरे पास नहीं मिलेगा कभी। जब आप उस रिकॉर्डिंग को 3 दिन के बाद डाउनलोड करोगे, वो एक मैसेज तो देगा, प्लीज़ कनेक्ट विद योर एडमिन। आप मेरे पास आओगे तो मेरे पास नहीं मिलेगी वो फाइल, समझ गए बात। तो इसलिए आपको वो फाइल पहले ही डाउनलोड कर लेना है, अगर डाउनलोड के लिए बोलता है तो। अगर नहीं बोलता है, डायरेक्ट चलता है, तो लिंक को सेव कर लेना अपना। अच्छा, अब हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया, और इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे। ये लिया फाइल, डेस्कटॉप, माई फाइल, ओपन, और खुल गई, खुल गई फाइल। पुरानी फाइल अभी भी आपके पास रहेगी, इसको फिर से बंद कर सकते हैं, Ctrl+W। अब इस फाइल में मान लो मैंने एक एंट्री कर दी 1 राम 25 और 45, एक एंट्री हमने कर दी इस फाइल में। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है। अब अगर देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप फाइल में जाके सेव कर सकते हो। अगर आपने फाइल में सेव कर दिया तो अब ये आपसे दूसरा नाम नहीं पूछेगा, ये जो पहला नाम था माई फाइल 1 उसी में सेव कर देगा इसको। लेकिन हम इसको एक दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो अब फाइल पे जाना और यहाँ से सेव एज करना, यहाँ से नाम देना इसको, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया, डेस्कटॉप पे गए, माई फाइल 2 मैंने इसको नाम दिया है। अब हम करेंगे सेव, और ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। डेस्कटॉप पे अब आपकी 2 फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, माई फाइल 1 ये रही, और ये वाली रही 2 फाइल, दिख गई दोनों फाइल। खोलने का एक तरीका और भी होता है, मान लो मैंने इसे भी क्लोज कर दिया, अब मैंने नॉर्मल एक्सेल ओपन किया, ये नॉर्मल मेरे पास एक्सेल आ गया, ठीक है। इसमें माई फाइल 1, 2 कोई सी भी फाइल जो है खोलनी है मेरे को, तो आप उसमें पकड़ के डाल भी सकते हो। जैसे ये फाइल पकड़ के यहाँ डाल दिया, ये खुल गया, ठीक है। अब देखो मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ 1 वाली, इसमें डाटा नहीं था, हेडिंग थी खाली, ये पकड़ के डाला तो वो खुल गई। तो आप ऐसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर में वो फाइल अटैच भी कर सकते हो, खुल जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक था, कुछ भी खास नहीं था, ऑलरेडी आता था, क्लास था पहला, स्क्रैच से पढ़ाना, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया। अभी कोई डाउट है किसी का? ओके, अब मैं कुछ सवाल करूँ? चलो, तो मुझे बताना है आप लोग, जिससे मैं पूछूंगा, मुझे नाम अभी किसी के इतने क्लियर याद नहीं है, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि नेहा है कोई आप में? आप मेरे को इसमें ये बताएंगे कि इसमें टाइटल कहाँ लिखा होता है? इस डॉक्यूमेंट में कहीं पे टाइटल लिखा होता है, आइडेंटिफाई करो टाइटल कहाँ पर है। ये डॉक्यूमेंट लो, मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर दूँगा तो पता ही चल जाएगा, ऐसे ही पता करो। इसमें टाइटल लिखा हुआ है कहीं, कहाँ है? ऊपर वाले बार में मैं आ गया, इस बार में ढूंढ के बताओ टाइटल जहाँ पे हो ना, मेरे को रोक देना, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में मैं चलता जा रहा हूँ। दिस वन, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया? टाइटल हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे इसमें टूल बार कहाँ होता है? तो कौन बताएगा इसको? मुझे बताएगी मनीषा। कौन है मनीषा? इसमें टूल बार, बैठ के बताना, बैठ के, टूल बार कहाँ होता है? कहाँ पे? यहाँ पे, ये टैब बटन होते हैं, ये होता है टूल बार। दिस वन दिख रहा है आपको? ये, इसको टूल बार कहते हैं, अभी याद रखना, ठीक है, गलती मत करना। अच्छा, नेक्स्ट, पुराने बच्चे आप लोग पढ़ चुके हो, इससे ज़्यादा ही पढ़ चुके हो तुम लोग, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, पहले जो नए बच्चे उनसे ले लूँगा, ठीक है। अच्छा, अंकिता कौन है? आप मुझे बताएंगे इसमें बैक स्टेज व्यू कब आता है? फाइल पे ही चले गए, हाँ, इसी को बैक स्टेज व्यू बोलते हैं, करेक्ट भाई।
जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। ओके, अच्छा आपको बताना है किसी फाइल को जब हम क्लोज करते हैं तो शॉर्टकट क्या होता है, ये मुझे बताइए शिवानी। देख के बताया, हाँ देख के बताया आपने ऐसे नहीं, याद हो जाना चाहिए, देख के नहीं बताना, ठीक है। अच्छा, पीछे से दो नए बच्चे जो थे, एक का नाम रियाज था और एक बच्चे का नाम था, भूल गया मैं, क्या नाम था, देख तेरा नाम भूल गया मैं, श्याम। ओके, तो तुमको ये बताना है किसी फाइल को जब हम किसी नई फाइल को क्रिएट करते हैं तो शॉर्टकट क्या होता है, श्याम बताएगा। नई फाइल को क्रिएट करना है मेरे को, शॉर्टकट क्या होता है? ये तो बहुत छोटी चीजें हैं यार, इनको भूल रहे हो तुम, बताओ। कंट्रोल एन या एम? एम से क्या होता है? हाँ ठीक है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, एम का पता। अब रियाज बताएगा मुझे, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है? सेव और सेव एज दोनों में क्या फ़र्क होता है? देख के थोड़ी ना बताना है यार, जितना आपने समझा देखा उसी के हिसाब से बताओ। देख, फिर देख रहा है। अच्छा, तुम मेरे से कोई चीज़ पूछो और मैं कहीं से देख देख के बताऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुमने कुछ पूछा, पूछो कुछ चीज़ ऐसी पूछो अजीब सी, अरे बेसिक सी पूछ लो, मैं रिएक्शन बता रहा हूँ आपको कैसा फील होगा, वैसा ही हमें भी होता है। आपने मेरे से पूछा सर एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, मैं घबरा गया, भाई क्या होता है? 4 तरह की होती है फाइल, एक्सेल में 4 तरह की फाइल होती हैं, लिख लो। एक्सेल में 4 तरह की फाइल होती हैं। एक होती है आपकी नॉर्मल एक्सेल जिस पे हम काम करते हैं, इस फाइल को कहते हैं एक्सेल एक्स फाइल, एक्स एल एस एक्स। मैं एक एक करके बोलता हूँ। एक्स क्लियर, एक्स फॉर एक्समस, एल लॉइन, ठीक है, एस एस फॉर सन, फिर लास्ट में एक्स। अभी समझ गए? एक्सेल एस एक्स, ये हमारी नॉर्मल एक्सेल फाइल होती है। कोई आपसे पूछे ना नॉर्मल एक्सेल फाइल कौन सी होती है, एक्सेल एस एक्स फाइल, उसको नॉर्मल एक्सेल फाइल कहते हैं। ओके, अच्छा दूसरी जो एक्सेल फाइल होती है उसको कहते हैं मैक्रो फाइल, मैक्रो अनेबल्ड फाइल, मैक्रो अनेबल्ड फाइल। अब हम सुबह से बोल रहे हैं तो आवाज़ बैठ थोड़ी मोटी हो गई होगी, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। मैक्रो अनेबल्ड फाइल, ओके, मैक्रो अनेबल्ड एक्सेल फाइल। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है XLSM, XLSM। अब आप सोचोगे सर ये कब बनेगी फाइल, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल फाइल तो आपने देख ली बन गई थी अभी सेव करके, तो ये जो दूसरी वाली फाइल है ये कब बनती है? मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों को एक्सेल और मैक्रो दोनों पढ़ाऊंगा, तो जब आप मैक्रो बनाओगे ना अपने एक्सेल में तो उसको नॉर्मल एक्सेल फाइल नहीं कहते, आप उसको नॉर्मल एक्सेल फाइल में सेव नहीं कर सकते, होगी ही नहीं सेव। तब हम उसको एक्सेल मैक्रो अनेबल में सेव करते हैं, तब वहाँ पर उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, उसका एक्सटेंशन बन जाता है XLSM। डन यहाँ तक? तीसरी जो फाइल होती है एक्सेल की उसे बोलते हैं CSV फाइल, .CSV फाइल, V, C फॉर कनाडा, लास्ट वाला V मतलब विजयवाड़ा, CSV फाइल। ओके, अच्छा CSV जो फाइल होती है, V फॉर विजयवाड़ा, V फॉर विजय, ठीक है, V फॉर वैन। ओके, तो जो CSV फाइल होती है इसका पूरा नाम होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। क्या बोलते हैं? नाम का ही कॉमा सेपरेटेड होता है, वैसे कोई कॉमा नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल, पूरा नाम। अच्छा, अब ये फाइल कहाँ यूज होती है वो भी देख लो आप लोग। सेपरेटेड फाइल, तो ये फाइल कहाँ यूज होती हैं? ये फाइल वहां पर यूज होती हैं जब भी आप अपने एक्सेल के किसी डाटा को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। कभी लिख लो, वी यूज दिस फाइल इन केस व्हेन वी रिक्वायर्ड, वी यूज दिस टाइप ऑफ फाइल, जब तक मैं बोल जाऊंगा बोल रहा है when we used
when we use this type of file when लिखो when मेरे को लाइन बोलने दो एक बार, ठीक है? फिर इसका टुकड़ों में मैं अनुवाद कर दूंगा, ठीक है? ये फाइल कहाँ यूज होती है बोलने दो। ये फाइल यूज होती है जब भी हमें किसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, ओके? तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वी यूज दिस टाइप ऑफ फाइल व्हेन वी रिक्वायर्ड इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा, व्हेन वी रिक्वायर्ड इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग एक्सेल डेटा इनटू अदर Excel data into other source, import and export. We required this type. We use this type of file when we required import and export Excel data into other source data. लिखा कि नहीं लिखा? अभी रह रहा है किसी का? 3 तरह की फाइल होगी, समझ में आ गया आपको? अच्छा, अभी एक आखिरी फाइल रह रहा है, बगल में देखना, इसका देख। CSV एक्सटेंशन ही तो लिखवा रहा हूँ, .csv सारे एक्सटेंशन ही तो हैं, लिख लिया? अच्छा, चौथी फाइल और लिख लो। चौथी जो फाइल होती है उसे बोलते हैं एक्सेल बाइनरी फाइल। एक्सेल बाइनरी फाइल, इसका एक्सटेंशन होता है .xlsb, B फॉर बॉल, ठीक है? XLSB पहली बार सुना है ना? तो मतलब कोर्स पढ़ रहे हो तुम यार, नया कोर्स है। तो XLSB बाइनरी फाइल, ठीक है? अब इसका क्या यूज होता है देख लो। अच्छा, आप में से कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेल की 4 फाइलों के नाम आज पहली बार सुने? 4 कभी पता है? 4 ही फाइल होती है एक्सेल की फाइल। अच्छा, जो बाइनरी फाइल होती है ना, वो हम तब यूज करते हैं जब, सुनो, अगर आपके पास एक्सेल में लाखों की संख्या में डाटा है और आप एक नॉर्मल एक्सेल फाइल को जब खोलोगे ना तो बहुत टाइम लगेगी खोलने में, तो ऐसे केस में हम उस फाइल को XLSB में सेव कर देते हैं। तो जो फाइल XLSB में सेव होती हैं वो बड़े डाटा के लिए होती हैं। अगर बड़ा डाटा, बल्कि डाटा है और उन पर तेज़ी से काम करना है तो बाइनरी फाइल चाहिए होती है। नॉर्मल फाइल पे काम करोगे बहुत टाइम लगेगा, समझ गए? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, डाटा वाटा सब कुछ वैसे ही रहेगा, एक्सटेंशन चेंज हो गया। तो बाइनरी फाइल तेजी से एग्जीक्यूट होती है। जो बड़ा डाटा, छोटा डाटा है ना, और उसको तुमने XLSB में सेव कर दिया, अरे खुलने में टाइम ले लेगा, क्योंकि उसका टाइम निर्धारित है, उतना ही लेता है, ठीक है? तो अगर छोटा डाटा है तो उसको बाइनरी फाइल में सेव ना करें, लेकिन अगर बड़ा डाटा है तो उसको बाइनरी फाइल में सेव करें, तो परफेक्ट है। तो आज की क्लास खत्म होती है यहाँ पर। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? हाँ, डेफिनेशन लिखा है ना एक्सेल बाइनरी फाइल, इसकी क्या डेफिनेशन? इंग्लिश में बताऊं? लिख, when we have a large data in Excel file, then we save in binary mode. Then we save it in a binary mode so that it can respond fast. So that it can respond fast. हो गया? चलो क्लास ओवर होता है।